शायद इसमें चलो बेटा देखो जरा इधर। मेरे ख्याल से रीवैल्यूएशन पहले चेक कर लो सारे बच्चे। मैंने काम की बातें ही दिखाई हैं जो मुझे चाहिए थी, इसलिए कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ने तो रिवैल्यूएशन से स्टार्ट कर लिया। मेरे पे ना जाए आप, सिर्फ रिवैल्यूएशन देखिए। रिवैल्यूएशन में किसी को डाउट है? बताओ बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में किसी को कोई डाउट है तो टाइप करे कि सर मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये चीज समझ में नहीं आई। नो सर, किसी को रीवैल्यूएशन में डाउट नहीं है। चलिए फिर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई अगर आप पूछना चाहें कि ये डिजिट कहां से आई है तो वो आप पूछ सकते हैं। छवि कह रही है नो सर, सिद्धांत सैनी करेक्ट, क्लियर है सर। और अगर आप सब जानते हैं कि ये मैंने इस पे वर्किंग नोट बनाया होगा, 2:1:1 न्यू रेशो आ रही है, और ये मैंने इसके ऊपर ये वर्किंग नोट बनाया है, ये शायद आप सब जानते हैं, आपने पिछली क्लास पूरी ज्वाइन की है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया था कि इस पे एग्जामिनर सीरियस होता है। ज्यादातर एग्जाम में या तो केस 3 होता है या केस 4 होता है, इसीलिए हम इसको जल्दी खत्म भी नहीं कर सकते। चलिए, तो सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, तो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप भी बैलेंस शीट की तरफ चलिए।
हम्म। यश शर्मा कह रहे हैं कैश इन हैंड 47,216, चलो वो हो रहे हैं, उसकी वजह से बैलेंस शीट में 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे को। 8,000, 4,000, 1,32,000। जरा बताओ मेरी बैलेंस शीट में क्या मिस्टेक है? मेरी बैलेंस शीट दिख रही है आप लोगों को? बताइए मेरी बैलेंस शीट में कोई गलती है क्या? नो सर, है गलती। क्या गलती है बताओ? हाँ, यश शर्मा कह रहे हैं सर स्टॉक नहीं लिखा है आपने। तो स्टॉक कितने रुपए का है पहले पता तो चले, स्टॉक कितने रुपए का है? स्टॉक 10,000 रुपए का है। यस, स्टॉक 10,000 रुपए। अब आएगा 146,867, बिना देखे बोल देंगे सारे, कोई गलती नहीं है। चलो खैर, एनीवे मेरा पॉइंट ये था कि ठीक है, मुझे मालूम नहीं किसको समझ में आया किसको समझ में नहीं आया। तो एनीवे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर कोई बच्चा कोई पॉइंट पूछना चाह रहा है तो इसमें रिपीट करें, वरना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई बच्चा कोई पॉइंट रिपीट करना चाह रहा है? क्या कोई स्टूडेंट कोई पॉइंट रिपीट करना चाहता है? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। आर्यन गुप्ता कह रहे हैं नो, शिवम चोपड़ा कह रहे हैं नो, सक्षम नो, मतलब सभी बच्चे ओके। देखो बच्चों मेरी एक बात सुनो आप सारे। दो बात होती है कि या तो क्लास के अंदर हम लगातार पढ़ते हैं, मतलब मैं आपको नए नए टॉपिक पढ़ाता रहूं, जैसे मैं चाहूं तो आपको आज केस स्टोर भी करा सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी आ रही है कि काफी स्टूडेंट मेरे पास, मैंने बोला भी था कि फोन करते हैं, बताते हैं कि सर हम ना फास्ट ग्रुप बहुत तेज भाग रहा है या आप बहुत तेज कराते हो। तो मैंने कहा बेटे लगता नहीं कि मैं फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं लगभग आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले मैं 10 बार पूछ लेता हूं कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को एडजस्टमेंट रिपीट तो नहीं करनी है। पता है कि ऐसे स्टूडेंट, मैं चाहे मेरी तरफ से दूसरे ग्रुप में चले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाएं वहां ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात की कमी पूरे साल बच्चे महसूस करते हैं, और वो ये महसूस करेंगे कि वो ये सोच रहे हैं अगर कि उन्हें दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर लेने से टाइम मिल जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। टाइम फिर भी उतने का उतना ही रहना, क्योंकि जो ये 2 आवर्स आप डेली यहाँ मेरे साथ बैठते हैं थोड़ी देर, ये अगर आपने बचा भी लिए तो यकीन मानिए इस टाइम पे आप कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे, पर पढ़ नहीं पाओगे, ये तो कंफर्म है। मिल भी गया टाइम तो खाली बैठोगे आप, पर पढ़ोगे नहीं।
इसलिए मैं एक बात समझा रहा हूं कि आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं सामने बैठा हूं, इसलिए बहुत से बच्चे तरसते हैं, वो कहते हैं कि सर प्रैक्टिस आप हमारे सामने बैठ के प्रैक्टिस कर लो। आपके सामने एक तरह से देखा जाए तो एक इंडिविजुअल टीचर की तरह ही बैठा, अगर आप एक बच्चा इंडिविजुअल डाउट भी पूछता है तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। ये आप ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन की वजह से आपको मिल गया टाइम, वरना आप ऐसे, मैं जो क्लास में लेक्चर देता वालियस में जाके वो लेक्चर आप लोग सुनते, सारे खुश होते और अपने घर जाके खुश होते। घर पे कक पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलता, मिलता भी तो जो 10-20% जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो तब भी पढ़ लेते हैं, जो अभी नहीं पढ़ रहे वो बाद में भी नहीं पढ़ पाते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटे एक्सक्यूज मत ढूंढो, बहाने मत ढूंढो, फाइट करो। ये बच्चे जो थोड़ा परेशान हो रहे हैं ना, ये फाइट से डर रहे हैं, मेहनत करने से थोड़ा सा पीछे घबरा रहे हैं, पर ऐसा ना करो बेटा, ये गोल्डन चांस है। अगर एक बार आप इस ग्रुप में आगे पीछे चले गए, बहुत से बच्चे जो बहुत होशियार हैं बेचारे किसी वजह से इस ग्रुप में नहीं आ पाए, वो रोज मुझे फोन कर रहे हैं कि सर एक बार हमें ग्रुप में एंट्री दे दो। और मैंने उनको बोला बेटा ग्रुप इस लेवल पे खड़ा हुआ है कि अब इसमें एंट्री लेना आसान नहीं है। अगर दूसरा ग्रुप का बच्चा इस ग्रुप में आना चाहे तो जल्दी से नहीं आ सकता है इस गैस के अंदर, इस बच्चे यहां से शिफ्ट ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा बच्चा यहाँ आना क्यों चाह रहा है? क्योंकि वो उस ग्रुप में महसूस करता है कि उसको टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, वो कितना मैनेज करेगा। तो आप बेवकूफ हो अगर इस ग्रुप में होने के बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अटेम्प्ट नहीं ले रहे, चीजें मैं आपके लिए असाइनमेंट बना के भेज रहा हूँ कि चलो बेटा प्रैक्टिस करो। ये जितना आप कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। टेस्ट के थ्रू भी मैं ले रहा हूँ और एक ढंग का टेस्ट मैं बनाने ही वाला हूँ। मुझे एक प्रोफेशनल टेस्ट चाहिए ही चाहिए, पर उसके लिए मैं प्रोफेशनल टॉपिक तो पहले पढ़ा लूँ। अब मुझे मालूम है एग्जाम में केस 3rd 4th आता है, मैं क्वेश्चन पेपर बनाने के मूड में बैठा हूँ जिसमें मैं लगभग केस मिक्स करके आपसे पूछूं। अभी बहुत कुछ एडमिशन में पढ़ा हुआ है जो मुझे आपको पढ़ाना है। तो प्लीज थोड़ा सा आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं अरे सर ने आज न्यूमेरिकल ही कराने हैं, छोड़ो हमें तो आते हैं, वो क्लास ही ज्वाइन नहीं कर रहे, बेवकूफ है वो सारे के सारे। आप प्लीज मेरी बात मानो, आप उनका कोई कुछ नहीं इलाज है उनका। वो बच्चे एक वर्ड बोल देंगे बैकअप दे दो, आप समझो मेरी बात, वो बैकअप के चक्कर में घूम रहे हैं, वो सिर्फ कहानियां सुनने में बिलीव करते हैं। न्यूमेरिकल तो एक ही तरीका आने का बेटा है, वो है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, जितना मर्जी पढ़ लो आप, जितने मर्जी बैकअप ले लो आप, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ भी। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए बेटे। मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट होता हूँ आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि बच्चे पेन नहीं चलाते, न्यूमेरिकल नहीं करते, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चलो बैकअप में मैं भी सॉल्व करूँ, वरना मुझे क्वेश्चन करने की आदत जरूरत हो ना, मेरे को आते हैं सारे मैं आपको सीधा आंसर टाइप करके दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इन सभी के सोल्यूशन आपको प्रिंटेड में दे सकता हूँ, पर फायदा क्या उसको सोल्यूशन देने के? बुक भरी पड़ी है, सोल्यूशन से उठा के पढ़ लो फिर खुद ही। इसलिए ऐसा मत करो आप प्लीज। थोड़ा सा ये बच्चा चाहता है कि मेरे सामने सॉल्व हो क्वेश्चन, कैसे टीचर करता है, क्या पैटर्न फॉलो करता है, यही जो चीजें हैं जो नहीं मिल पाती बच्चों को। ट्यूशन मिल जाती है, होम ट्यूशन में अगर टीचर आपके साथ आके बैठ गया, वैसा अगर होम ट्यूशन, मैंने भी 10-15 साल होम ट्यूशन बहुत पढ़ाई है बेटे, बड़े चाय बिस्किट खाए हैं मैंने, तो मैं मना नहीं कर रहा कि मैंने चाय बिस्किट नहीं खाए। तो बेटा आराम से 1 घंटा बैठते थे, एक या मुश्किल से 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आधा अधूरा छोड़ के ही भागना पड़ता था। तो मान के चलो 1 घंटे से ऊपर होम ट्यूशन नहीं होती, तो ये उनके तो मजे हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने खूब मजे मारे 10 साल होम ट्यूशन पढ़ा के। तो आप पागल वाले रखते क्यों कर रहे हो? वो टीचर आके आपके सामने 2 क्वेश्चन सोल्व करके चला जाएगा, प्रैक्टिस उसकी होगी, तुम्हारी प्रैक्टिस हुई, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है बेटे प्रैक्टिस मेरे साथ जरूर करा करो। जैसे मैं इस जज्बे के साथ उतरता हूँ कि कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन क्लास में कर लें, लेकिन मुझे मालूम है इस क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जो नहीं देख रहे होंगे, सिर्फ मजे ले रहे हैं पेपर पे। और ऐसे बच्चों से मुझे दुख होता है कि एक बार वो यहाँ से ग्रुप से चले गए तो दूसरे ग्रुप में भटकते फिरेंगे, कोई मजे नहीं आ रहे उस ग्रुपों के अंदर। पर चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उठाओ बेटे। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी पढ़ लो, और सेकंड में अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, नहीं इसका रिद्धि सिंगल कह रही है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से कोई लैंग्वेज का लिंक है? कोई लिंक नहीं है उस लैंग्वेज का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो लैंग्वेज हमने पढ़ी है वो लिखी होनी चाहिए, मतलब लिखी होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे भी सामने क्वेश्चन है, मैं भी पढ़ रहा हूं और मैं देख पा रहा हूँ 3:2 की रेशियो है। मैंने बैलेंस शीट जजमेंट ले ली, आप सबने शायद देख ली होगी कि इस बैलेंस शीट के अंदर एक फिक्टिशियस एसेट्स है, इस पे निगाह रखना, ये दिमाग से उतर सकती है। पहली एडजस्टमेंट सी कैपिटल लेकर आएगा पर अमाउंट गायब है। दूसरी एडजस्टमेंट गुडविल फर्म की दे रखी है, ध्यान रखना, सी का शेयर नहीं है, सी का शेयर निकालना पड़ेगा। प्रोविजन का अमाउंट दे रखा है, ओके है। प्रोविजन के बाद डेप्रिसिएशन मशीनरी इन्वेस्टमेंट 20% से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है।
क्रेडिटर ठीक है, कैपिटल ठीक है, ओके। तो ये स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे ये एडजस्टमेंट का मीनिंग बताओ, तो मैं बताऊंगा। प्लीज, एनी डाउट अबाउट एनी एडजस्टमेंट? कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से ये एडजस्टमेंट तो आती नहीं सर मुझे, तो मैं उससे मीनिंग बताता हूं। चलिए, तो स्टार्ट करो बेटे सोल्यूशन, देखते हैं कितना हमें टाइम लगता है इसके अंदर। मैं स्पीड नहीं दिखा रहा क्योंकि स्पीड मुझे दिखानी भी नहीं है। मैं उन बच्चों का भी थोड़ा ख्याल कर रहा हूं अभी जो थोड़े स्लो हैं, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए पूछने का, तो मैं इसलिए थोड़ा देर से कहूंगा। आप लोग करिए सारे। सेकंड क्वेश्चन मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। सान्या गुप्ता, बेटे विड्रॉ का मतलब यही किसी का कैश वो जो डिफरेंस आएगा ये उसी की बात कर रहा है। किसी का फालतू या किसी का कम आएगा तो वो उसको विड्रॉल बोल रहा है कि आप उसे एडजस्ट कर दीजिए। जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके डिफरेंस की ही बात कर रहा है।
ओके, ठीक कह रहे हो आप लोग। सेक्रीफाइस रेशियो मैंने गलत निकाल दी क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि 1/5 शेयर उसने लिया है और वो इक्वली लिया है। तो अगर इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करें तो 1:1 ही आएगी। तो ये जो अमाउंट है 2,4, ये 2000 हो जाएगा। ठीक कह रहे बच्चे। न्यू रेशियो 5:3:2 आ रही है। एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखा दो। अभी दिखा रहा हूं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए रीवैल्यूएशन। कार्तिक अग्रवाल कह रहे हैं कि सर क्रेडिटर्स रिटर्न बैक लिखे हुए हैं। बेटा इसका मतलब ही वही होता है कि इतने के क्रेडिटर्स खत्म हो गए। रिटर्न बैक का मतलब ये होता है कि राइट ऑफ खत्म हो गया, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट ही। रिटर्न बैक रिटर्न ऑफ सेम थिंग होती है बच्चे। हो सकता है किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में रेशियो निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, वो न्यू रेशियो ना निकाल पा रहा हो,
तो जिन बच्चों को रेशो निकालने में प्रॉब्लम आई है, एक बार जरा मुझे मैसेज करें तो मैं उन्हें रेशो भी निकालना सिखा दूं इस क्वेश्चन में, कि रेशो मैंने कैसे निकाली है, न्यू रेशो या फिर सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफाई तो खैर ओल्ड माइनस न्यू कर दो, वो डायरेक्ट निकल आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जतिन आहूजा कह रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आई रेशो। जतिन साहब देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि 1/5 शेयर के लिए वो आया है और वो कह रहा है कि उसने ये शेयर ए और बी से इक्वल लिया है। तो इक्वल का मतलब हमारे यहाँ 1:1 माना जाता है, यानी कि इसका 1/2 करेंगे तो इतना ए से, तो 1/5 का 1/10 1/2 करोगे तो 1/10 फ्रॉम ए, इसने इतना ए से लिया है। और 1/5 का 1/2 करोगे तो 1/10 फ्रॉम बी। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है? ये मैं और ढंग से समझाऊं, बिल्कुल साफ राइटिंग में लिख के समझाते हैं। अब ये बताइए, फ्रॉम वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो इतना अमाउंट ए में से माइनस कर दो तो ए की न्यू रेशो आ जाएगी, और इतना अमाउंट बी में से माइनस कर दो तो बी की न्यू रेशो आ जाएगी। और जैसे ही न्यू रेशो निकालोगे, उस सेक्रीफाई रेशो निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म। कोई और स्टूडेंट अगर कोई पॉइंट रेस करना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। कोई स्टूडेंट कोई और पॉइंट रेस करना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। पुनीत कह रहे हैं बैलेंस शीट चलो मैच हो गई, वेरी गुड। एक बार देखो, इसके कैपिटल अकाउंट में या फिर इसकी एडजस्टमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुशल कह रहा है उसकी बैलेंस शीट भी मैच हो गई है। अर्चिशा शर्मा की बैलेंस शीट भी मैच हो गई है, सानिया गुप्ता की मैच हो गई है। चलिए एनीवे, देखिए एक बात सुनिए आप सभी बच्चे। दो पॉइंट मुझे आप लोगों से डिस्कस करने हैं। मेरे पास के बच्चों का भी फोन आया और वाले सर से मेरी इस मैटर पे बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा इस मैटर पे सीरियसली बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे एक्चुअली जो मैसेज कन्वे हुआ वो ये कन्वे हुआ कि सर जो आप क्लास 6 डेज लेते हो, ठीक है, आप 6 डेज क्लास मत लो। तो ये बताओ कि आप अगर चाहते हैं, देखो ग्रुप अगर कोई चीज चाहता है, पढ़ना तो बच्चों ने बेटा देखो मेरे को तो एक ठीक है, अगर मैं 5 डेज करता हूँ तो मेरे तो एक दिन बचता ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ग्रुप की यही डिमांड है, आप सब ये चाहते हैं कि 5 डेज क्लास हो, तो मैं 5 डेज कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये था कि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, अपने आप वो घर पे करेंगे नहीं, तो मैंने सिर्फ आप लोग के लिए एफर्ट रखा था। और उनमें से कुछ बच्चे मैं जानता हूँ कि वो बेहद नालायक है, मैं चाहता था कि वो इस साल अच्छे नंबर लाए, 12th में पढ़े, तो मैंने उनके लिए स्ट्रेटजी यूज की थी। पर ठीक है, उनका तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर वोटिंग आप बता दीजिए 6 डेज पे है, काफी बच्चे 6 कह रहे हैं, जो 5 कह रहे हैं वो भी बोले, क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगे तो मुझे फिर ऑब्वियसली अगर मोस्ट ऑफ द ग्रुप के बच्चे अगर 6 डेज बोलेंगे
तो मैं 5 डेज क्यों, कभी बच्चे मुझे परेशानी हो जाती है उसके बाद। ठीक है, चलिए एक और बात। ठीक है, मैं समझ गया, सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट मैसेज कर दिया होगा। मैं अब तसल्ली से बैठ के बाद में देख लूंगा कि कितने बच्चों ने 6 डेज बोला और कितने बच्चों ने 5 डेज बोला। अगर मान लीजिए वो 2-3 बच्चे हुए तो फिर बात अलग होगी, फिर मैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ही लूंगा। उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप 6 डेज में कुछ प्लानिंग करूंगा सैटरडे क्लास में, ताकि जिन बच्चों का इंटरेस्ट 6 डेज में हो उनको बेनिफिट मिले। जो जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करो उन्हें जबरदस्ती नहीं होगी उनके साथ, कोई भी वो एंजॉय कर सकते हैं अपना 6 डे। हम उसमें कुछ ऐसा पढ़ने की कोशिश कर लेंगे जिससे कि उनका प्रैक्टिस हो जाए, कुछ नया ना पढ़ के कुछ एडवांस बातें, अकाउंट की कुछ लॉजिक या कुछ शॉर्टकट, कुछ ऐसा वटएवर, कुछ भी, मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसके अंदर, ये कुछ ऐसा मेरे दिमाग में भी चलाऊंगा, बैठ के सोचूंगा रात को कि क्या करना चाहिए मुझे 6 डेज का। क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इस ग्रुप के 90% बच्चे 6 डेज की डिमांड में है, पर कुछ अगर 4-5 बच्चे हुए तो फिर देखेंगे। एनीवे, एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए जरा, देखिए मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है ना, मुझे 1-2 बच्चों की शक्ल अभी भी याद आ रही है कि कुछ बच्चे ना इसमें ग्रुप में जबरदस्ती टिके हुए हैं। मतलब कुछ ने 1-2 क्लास मिस हो गई, चलो उनके साथ एक परेशानी थी। अगर आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट कि सर मैं इस ग्रुप में शायद मेरी स्पीड मैच नहीं हो रही है, और ओबियसली क्योंकि प्रॉम्प्ट रहने के लिए सब चीजें जरूरी हैं, पढ़ना बहुत, मैंने पहले ही बोला था कि इस ग्रुप के अंदर मतलब मेहनत, इस ग्रुप के अंदर आप लोग अगर हैं तो इसका मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये भी मैंने बता दूं आपको कि इसी ग्रुप के अंदर मैंने पहले बोला था कि जून तक मैं आपको कोर्स ही खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें रिवीजन पैटर्न भी करना है, हमें टेस्ट भी लेना है। अभी मुझे ही टेस्ट इतने लेना है, एडमिशन की कम से कम भी अभी आपके 3 या 4 टेस्ट पेंडिंग हो जाएंगे, वो देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एडमिशन के एक एक करके केस उठा रहे हो। अभी मिसलेनियस प्रॉब्लम में फंसे नहीं हो आप। जब एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो सिचुएशन आपको भी हैंडल करना नहीं आती। अभी आप फोकस होते हो, एक चीज आपने पढ़ी उसी से रिलेटेड टेस्ट हो गया। अब जैसे मैंने आप लोगों से बेटे बोला था कि लास्ट क्लास में मैं आपका एनपीओ का टेस्ट लूंगा, या एनपीओ चेंज इन पीएस और एडमिशन का जब मैंने कॉम्बो बनाया तो आधे से ज्यादा बच्चों के हाथ पैर फूल गए कि सर एनपीओ रहने दो, आप चेंज इन पीएस सर रहने दो। तो उन्हें कौन संभालेगा? वो जो मेहनत हमने की है वो तो बेकार हो जाएगी हमारी सारी की सारी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा करा जाए कि सैटरडे की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों को कुछ सोचता हूँ, पहले बनाता हूँ, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, जो होगा मैं आपको कल आपसे डिस्कस करूंगा, उस मैटर के ऊपर आपसे बात करूंगा मैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मैं इस ग्रुप में कोप अप नहीं कर पा रहा, ठीक, आज फाइनल सोच ले वो, क्योंकि ये ग्रुप ऐसे ही चलेगा, इसे चलाना ही ऐसे पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आ सकता, सीधी बात है। तो अगर आपको इस ग्रुप से क्विट करना है तो कल ट्यूसडे को 8 to 9 मैं बता दूं 8 to 9 भी कैसे चल रहा है, नोट कर लो आप सारे बच्चे, मतलब ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे बात कर ले। देखो मैं नोट करा देता हूं, अगर किसी बच्चे को कल, देखो ये मेरे पास अब मैंने जो प्लानिंग की है वो आपसे एक बार शेयर कर लेता हूं ताकि आप भी समझे कि सर कैसे पढ़ाएंगे। अब ये बैच हो गया 9 से 11 और ये 9 से 11 ही रहेगा, और अब ये 5 रहेगा या 6 रहेगा, 6 पर क्या करेंगे बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं कैसे बच्चे बिहेव कर। पर ये नहीं कि कोई बच्चा अगर कह रहा है सर मैं 5 डेज हूं मेरा 6 डे बिजी होता है, तो ये नहीं कि उसका भी नुकसान हो, हमें उसका भी ध्यान रखना है, तो मैं उसका भी ध्यान रखूंगा। पर अगर कोई बच्चा यहां से क्विट करता है तो उसके पास देखो ऑप्शन क्या है, एक ग्रुप है मेरे पास MWF, ये ग्रुप 8 to 9 1 घंटा होता है, और एक ग्रुप है मेरे पास TTS 8 to 9। अब ध्यान सुनना, मैंने प्लानिंग ये की है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप पैरेलल चलेंगे, यानी जो टॉपिक मैं यहां चलाऊंगा वही टॉपिक यहां पे भी चलेगा। और मैंने इन दोनों ग्रुप को एक कॉम्बिनेशन, एक कंबाइंड क्लास रखी है, कंबाइंड क्लास, और ये कंबाइंड क्लास होती है एवरी संडे को होगी। संडे को मैं इनको मॉर्निंग में 9 to 12, मॉर्निंग में 9 से 12 ये दोनों ग्रुप की कंबाइंड क्लास हुआ करेगी 3 घंटे, जिसमें थोड़े बहुत निवेकल, क्योंकि 1 घंटे में तो इन बेचारों को पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्वेश्चन क्लास में क्या नहीं हुआ, तो वो मैं क्लास इनको 9 से 12 की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, उस तरह से कराऊंगा। तो अगर कोई बच्चा ये कह रहा हो कि सर मेरे पे तो भारी पड़ रहा है, जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि काफी बच्चों के ऊपर ये ग्रुप भारी पड़ गया, उनका टेस्ट ये नहीं है, वो इस स्टाइल में पढ़ना नहीं जानते, या उनकी अभी डिमांड नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, या उनका इंटरेस्ट नहीं है, ये भी हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसे बच्चे परेशान बिल्कुल ना, ऐसे बच्चों को सिर्फ ये समझना है कि राइट चॉइस क्या है, हमें कहाँ हम बेनिफिट ज्यादा ले सकते हैं।
जहां उन्हें बेनिफिट इजी लग रहा हो, जहां उन्हें दिल खुश हो उनका, जहां उन्हें आके खुशी मिले, वो काम करो बेटे। बेमन से के बच्चे बैठे होते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है यार कि मैं इन पे मेहनत कर रहा हूँ, ये साला बेमन से मेरी बात भी ढंग से नहीं सुन रहा। मतलब मैं जानता हूँ बच्चे ढंग से मेरे को मतलब नहीं सुन रहे होंगे मेरी बात भी ढंग से। तो ऐसे बच्चे टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कहने को पढ़ भी जाएंगे, कहने को कोर्स भी खत्म हो जाएगा, बेचारा वो आता फिर कुछ नहीं होगा, तो फिर वो वही की जहां के वहीं खड़े हुए। तो आप इनमें शिफ्ट ले दो, जिसको एमडब्ल्यू लगता है एमडब्ल्यू ले ले, जिसको टीटीएल लगता है टीटीएल, दोनों क्लास होनी कंबाइंड है संडे को 9 से 12। और मैं ये इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि कल ट्यूसडे है, कल ट्यूसडे को 8 to 9 में मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चेंज इन पीएसआर स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट बिल्कुल जीरो से। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम एडमिशन में आ गए, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, हालांकि इस ग्रुप के बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सर हमें 9 से 11 में डाल, और मैंने उन्हें समझाया कि बेटा 9 से 11 वाले से पूछ तो लो जाके उनकी हालत क्या हो रही है। मतलब कई बच्चों की, कई तो मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए भी थे, जैसे इस ग्रुप में कई बच्चे हैं, वो मुझे उनको देख के ही मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती भी है कि यार अगर बच्चा इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है तो उन्हें पढ़ाना भी चाहिए, इनके मार्क्स नहीं दिला पाया तो फायदा क्या फिर मेरे को पढ़ाने का। तो ऐसे मोटिवेट भी कर रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि सारे मुझे डिमोटिवेट करता है, और उन्हीं की वजह से मेरा थोड़ा हौसला भी बढ़ता है कि यार इनको पढ़ाया जाए। आप ही लोगों की वजह से बेटा रात रात भर में जाग के, आप यकीन नहीं मानोगे 65-60+ पेपर होते हैं मेरे पास, और उनको कैसे चेक करने में टाइम लगता है, और अब मैं बता नहीं सकता, खैर एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो सब चीजें में, लेकिन कुछ बच्चों की शक्ल मुझे मोटिवेट भी करती है कि यार ये बच्चा इतना इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे मैसेज करता है, पूछता है, डाउट है, डिस्कशन है, कई बार तो मैं उसे डांट भी देता हूँ तो भी बेचारा मेरे पीछे पड़ के मुझसे करता। तो ऐसे बच्चे को भाई क्यों नहीं मन करेगा टीचर का पढ़ाने का? तो बिल्कुल मन करेगा। जो बच्चा डांट भी कैसा रहा है और मजाक भी बेचारा अपना बनवाता है और उसके बाद भी डाउट पूछता है, तो डेफिनेटली टीचर की एक बड़ी बात होती है ये, ऐसे बच्चे हमें चाहिए होते हैं। तो लेकिन कोई बच्चा अगर कह रहा है कि सर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाकी बच्चों की बुराइयां कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इस क्लास में बैठा बेनिफिट नहीं ले पा रहा, मतलब आ रहा है ज्वाइन कर रहा है 2 घंटे बेचारा डेली निकाल भी रहा है लेकिन बेनिफिट नहीं ले पा रहा, समझ में उसे कुछ नहीं आ रहा है, स्पीड लग रहा है उसको तेज है ग्रुप की, तो बेटे आप दूसरे ग्रुप में जाओ, वहां पे मेंटेन करो, वरना आप दोनों जगह नुकसान उठाओगे, ना इधर पढ़ पा रहे हो ना उधर पढ़ पाओगे आप। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इस ग्रुप में ना वही बच्चे बैठे जो सीरियस हो, जिनके पास कोई एक्सक्यूज ना हो, मतलब जो ये कह रहे हैं सर हर हालत में बस एक ही मोटिव है और वो है हमारा कैरियर, हमारे को 12th बोर्ड के अंदर मार्क्स लाने हैं हर हालत में हर कीमत पे। तो जिनका फोकस बड़ा क्लियर हो ना वो इस ग्रुप में आए, जिनको ये लग रहा है कि अभी जिंदगी में एंजॉय करना है, अभी लॉकडाउन खत्म होगा, अभी केजरीवाल ने आज क्या बोला, मोदी क्या बोलेगा, आगे क्या होगा, जिनके दिमाग में ये सब बातें चल रही हो ना, प्लीज वो इस ग्रुप से दूर रहे, वो इनमें आ जाए। यहाँ बैठ के हम ये बहुत डिस्कस करते हैं कि ये मोदी सरकार ने क्या किया, जो मोदी सरकार ने क्या अच्छा था या बुरा था, केजरीवाल ने क्या किया वो अच्छा था या बुरा था, और आगे क्या होना चाहिए उसको हम सलाह भी देते हैं, गवर्नमेंट को हम सलाह भी देते हैं। तो हम यहाँ पे पूरी हमारी यहाँ पे पार्लियामेंट बैठती है, तो आप पार्लियामेंट में आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां हम बैठ के जरूर डिस्कस करेंगे कि देश को किस तरह से काम करना चाहिए और क्या स्कूल खुलेंगे क्या स्कूल नहीं खुलेंगे, इस पे बहस भी होती है वहां पे। तो आप प्लीज यहाँ मत करिए ये काम, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे हैं वो यहाँ, वहां पे ये नहीं स्पीड स्लो हो जाएगी, कुछ पढ़ाता जैसे मैं यहाँ पर हूँ पढ़ाऊंगा मैं वैसे वहां, पर वो पता है क्या बेटे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आज इसलिए इतना ज्यादा बोल रहा हूँ कि आज पढ़ाते समय मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं जब पढ़ा था क्लास में के बच्चों को जब फोन आए तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर कहीं आज मैंने क्लास के अंदर केस 4 करा दिया तो इन सालों को तो वो भी समझ में नहीं आएगा, जब इन्हें केस 2 में इनका ये हाल है, केस 3 में इनको ये इनके रोने हो रहे हैं, तो मैं केस 4 करा दूंगा तो भाई मतलब मानिए कि इस वजह से मैं केस 4 नहीं करा रहा आज की क्लास में। मुझे इस टॉपिक में आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाना था, जनरल एंट्री। ये कभी कभी एग्जामिनर कहता है मुझे नहीं चाहिए लेजर वेजर, मुझे तो आप सीधा जनरल एंट्री सिखाओ, तो मैं सोच के बैठा था कि आज मैं वो बढ़िया टॉपिक उठाऊंगा, लेकिन बाद में फोन आने से थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि यार आज अगर मैं इनके सामने ये बढ़िया टॉपिक डिस्कस करूंगा तो ये तो मुझे लगता नहीं मेरे को सही रिस्पॉन्स कर पाएंगे, तो उनके ऊपर से जाता वो टॉपिक बेटा आज। तो मेरी इन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिस ग्रुप में पढ़े खुश होके पढ़े, पहली बात पढ़ाई बर्डन नहीं है, ये आने वाले टाइम में आप लोगों का सबसे बढ़िया हथियार बनेगा, ध्यान रखना इस बात को, आप लोग आपका करियर बनेगा बेटे, और आज आने वाला टाइम बिजनेसमैन का भी नहीं है, जिस तरह की आज के डेट में सिचुएशन चल रही है, बिजनेसमैन अगर बहुत तगड़ा खिलाड़ी हुआ तो बात अलग है, पर अगर खिलाड़ी नहीं हुआ तो वैसा जिंदगी खेलेगी फिर उसके साथ। इसलिए बेस्ट पार्ट यही है कि हमारे को नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है आज की डेट में, अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये मजबूरी है अच्छे मार्क्स लाना, अभी तक तो क्या था कि चाम होता था कि चलो लाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं बेटे, अब तो करियर बन गया हमारा,
इसलिए मैं सबसे कहूंगा जहां भी पढ़े पहले खुश होके पढ़े, दिल उनका खुश होना चाहिए, उनको इंतजार रहना चाहिए कि हमारी क्लास है यार, आज क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ बच्चा अगर है तो मजा आता है पढ़ाने में। लेकिन अगर बच्चा बोरिंग होकर आता है, अरे सर मुझे तो पिछले ही समझ में नहीं आ रहा, अब ये बच्चा जो है ना, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा परेशान। अब अगर आप मेरे फेस टू फेस क्लास रूम में होते तो मैं सीधा नाम लेके बोलता कि बेटे आप दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो जाओ। फेस टू फेस आप बैठे नहीं हो तो कई बच्चे तो खाली ऑन करके, यकीन मानिए कितनी बार मैंने बच्चों को पकड़ लिया है कि ऑन करके यहाँ पे दिखाते हैं क्लास में प्रेजेंट और क्लास छोड़ देते हैं, और बाद में कहते हैं सर बैकअप वो समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग भेज देना जी उसकी। अब ये एक नया टंटना स्टार्ट कर लिया। ये अब ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मन थोड़ा करेंगे, वो पता चल जाता है मेरे को, जैसे भी क्वेश्चन पूछता है मुझे पता चल जाता है कि इसकी बस का नहीं है, ये ढंग से नहीं पढ़ रहा। बस का इन द सेंस ये नहीं कि वो नालायक है, हाँ ये ढंग से नहीं पढ़ रहा, बस ये बात। तो चलिए एक काम करते हैं, आप सब लोग बेटे अपना स्टेटस मुझे आज क्लियर कर देना। सभी बच्चे जो ग्रुप में ना लिखना चाहे तो ग्रुप में लिख दे तो बहुत अच्छी बात, ना लिखना है तो इंडिविजुअल नंबर पर मुझे अपनी अप्लाई कर देना कि सर हमारी पोजीशन ये चल रही है, हमें अपनी पोजीशन को ऐसे मेंटेन करना है, यकीन मानिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि आपको पीछे रहने दूंगा या इस ग्रुप में आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ नंबर ऑफ डेज हमें मिल जाता है, बस दोनों पे हमें डेज कम मिलते हैं, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क कहीं नहीं है। बाकी तो आप जानते हैं पढ़ाता तो मैं वहां भी हूँ, ऐसी की बात नहीं। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th की जरा रीडिंग ले लीजिए। जिस एडजस्टमेंट पे बहस करनी है उस एडजस्टमेंट पे बहस करते हैं। इसकी बैलेंस शीट पेंडिंग है। आप 3rd 4th 5th की जरा एक बार रीडिंग लीजिए। एक मिनट, आरव गर्ग कुछ कह रहा है। आरव गर्ग नेक्स्ट क्वेश्चन की पीएसआर गलत है शायद। आरव गर्ग कह रहे हैं कि 3rd क्वेश्चन की पीएसआर गलत है। 3:2 की पीएसआर है, 1/4 शेयर के लिए आया है, और इसमें गलत क्या है बेटा? न्यू पीएसआर 3 और 3 6 और 2 8। सब कुछ ठीक है बेटे, कोई गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलिए आप लोग कीजिए, पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर मैं 2 मिनट बाद आपसे बात करूं। बच्चों एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल पार्टनर का क्या मतलब है? यश शर्मा कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल पार्टनर का मतलब क्या है? रेशो है 1:1। कितने पार्टनर है क्वेश्चन नंबर 4 में? ए बी सी 3 पार्टनर है, तो इसका मतलब उनकी रेशो 1:1:1 है। ये मतलब है यश शर्मा। ओके, और उससे पहले मुझसे रिद्धि सिंघल ने पूछा है सर 4th क्वेश्चन में हम न्यू फर्म कैपिटल गिवन है, 4th क्वेश्चन में न्यू फर्म कैपिटल गिवन है, कहां गिवन है? गिवन है टोटल कैपिटल और न्यू फर्म फिक्स। हाँ तो ये केस 1 हो गया बेटे,
फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर क्या दिक्कत है। प्रोपोर्शनल कैपिटल, न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है तो उसका 1/4 आगे ले आएगा वो शेयर, जितना भी उसका पार्ट बनता है 1/4। ठीक है बेटा। केस 1 का क्वेश्चन इसमें बाय चांस मिक्स होके आ गया। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा था आप लोगों से, ऐसी ट्रायल बेस पे पूछ रहा हूँ कि अगर ये इस तरह से विजुलाइजर, ठीक है, मतलब मैं एक ट्रायल कोशिश करता बोर्ड पे, क्योंकि मुझे बोर्ड पे थोड़ी मतलब हैबिट है, ज्यादा ही है, वट। चलो कल करेंगे ट्राई, में सोचता हूँ बोर्ड पे क्लास लेकर ट्राई करके देखते हैं कि क्या कहानी बनती है उसकी। ये ठीक रहेगा या बोर्ड पे ठीक रहेगा, बताओ जरा, रिप्लाई करो। ऐसे ही सही है, ओके सर ये ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, ठीक है भाई, जा हो गया काम, नो चेंजेस। नहीं भाई, मेरे बच्चे चेंजेस नहीं चाहते तो मैं ट्रायल कैसे ले लूं। क्वालिटी पूछ लेना ना, बच्चे कह रहे हैं, एक एडवाइस आई है कि बोर्ड पे ट्रायल लेना, उसका वोटिंग करा लेना। चलो ठीक है बेटा, मैं फुर्सत में करूंगा फिर ये काम, ट्रायल लेने का, क्योंकि जो कॉलेज की क्लास है वो मैंने बोर्ड पे लेता हूँ मैं उनकी क्लास, तो चलो उनकी बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें एक चीज चाहिए भाई। सर ट्राई करके देख लेना एक बार, ओके, एक बार सुन तो लो उनकी बात। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तुम लोग रीडिंग लो, कोई नहीं, वो रीडिंग दे रहा है बड़ी क्लास में, सबसे बड़ी क्लास में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सर डिस्कनेक्ट हो गया, ज्वाइन कर लो। डिस्कनेक्ट कौन हो गया, किसको ज्वाइन कर लूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जतिन अजय साहब और सक्षम कक्कर साहब, पेजेस वेस्ट हो रहे हैं पर उनके, क्योंकि बेचारे लिखते हैं कई बार तो उनका एक आधा पेज रजिस्टर में भर जाता है तो बड़ा नुकसान होता है, उनको दिल को भारी दुख पहुंचता है उन्हें कि ओहो इस साल लगता है एक रजिस्टर भर जाएगा। रिधि यश शर्मा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और यश शर्मा का क्वेश्चन ये है, पूरी क्लास सुनो ध्यान से, क्या पता आपका भी यही क्वेश्चन है। यश शर्मा कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 में लायबिलिटी साइड में P&L दिया हुआ है, तो क्या ये फिक्टिशियस एसेट्स है? अगर ये फिक्टिशियस एसेट्स है तो इसको एसेट्स में होना चाहिए। बताओ यश शर्मा का क्वेश्चन सही है या गलत है?
यश शर्मा कह रहा है कि P&L फिक्टिशियस एसेट्स होता है, आपने पढ़ाया है, तो ये लायबिलिटी में क्यों? यश शर्मा साहब, आपको जवाब मिला कि पूरी क्लास ये बात जानती है कि P&L अगर लायबिलिटी में लिखा हो तो रिजर्व का पार्ट माना जाता है, उसका मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। और अगर P&L एसेट्स में लिखा हो तो इसका मतलब लॉस माना जाता है कि बिजनेस में लॉस हो। डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो तूने चेंज इन पीएसआर इसका मतलब ढंग से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, होपफुली यश शर्मा जी को जवाब मिल गया होगा। एक सवाल और पूछा है किसी ने, रिधि सिंगल ने पूछा, सर बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में 20% लेगेसी कैपिटल बस, तो सिर्फ मतलब उसका शेयर 1/5 है। यस, 20% का मतलब 1/5 शेयर ही है, क्योंकि हमारे यहाँ 20% ऐसे लिखा जाता है 20/100। तो अगर ये 20% लिखा हुआ है तो आप इसे 1/5 शेयर मान सकते हैं। ये एक तरह का शेयर बताने का तरीका भी है। 20% लिख दो, या कभी कभी एग्जाम में इसको ऐसे 20 पैसा इन ए रुपी ऐसे भी लिख सकता है। आपने ये चीजें 11th में पढ़ी हुई, 20 पैसा इन ए रुपी, तो रुपए में 20 पैसे लेकर आएगा, इसका मतलब 1/5 शेयर लेकर आएगा। चलिए गुड, पढ़िए आप लोग। जो डाउट आ रहे हैं 5 से आगे जा रहे हो तो पूरा असाइनमेंट चलते जाओ, जहां आपको लग रहा हो कि सर ये बात बताओ। मैं पहले डाउट ही डिस्कशन कर लेता हूँ। सर इफ इन लायबिलिटी इट विल बी ए रिजर्व। यस कनिष्ठ राणा साहब, अगर लायबिलिटी में है तो ये रिजर्व माना जाएगा। आराम से पढ़िए, हर क्वेश्चन की एडजस्टमेंट पढ़ते रहिए, ये आपकी प्रैक्टिस ही है। बस अब आप देख रहे हैं कितना प्रैक्टिस का टाइम चाहिए होता है। ऐसे एक एक चीज पढ़नी पड़ती है, कोई नई चीज किसी क्वेश्चन में कभी भी सामने आ जाती है। कन्या कह रही है कि सर क्या हमें अभी सॉल्व नहीं करने? देखिए बेटा, मैं तो चाहता हूं कि आप सभी सॉल्व करें, लेकिन अगर हम अभी बैठेंगे तो एक क्लास के अंदर आधे घंटे में एक क्वेश्चन होता है, मान के चलो आप, तो फिर सारे तो नहीं हो पाएंगे। तो मैं होमवर्क में भी डालूंगा, तो उससे पहले अगर बच्चा कहता है सर होमवर्क में तो मैं जब करता जब मुझे इस क्वेश्चन का ये मतलब बताओ, तो मैं चाहता हूँ मेरे सामने आप रीडिंग एक बार सारे क्वेश्चन ले लो, फिर एक दो कुछ काम की बातें मैं आपसे करता हूँ। मतलब बढ़िया चीज पढ़ाने के मूड में मैं आया था, वो जो मूड में आया था एक बार बात छेड़ के तो जाऊंगा आज। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड ना हो तो फिर वो ना सुने वो बातें, वो लीव कर सकता है। एम्प्लॉय एक्सीडेंटल फंड रिजर्व होता है ना सर, बिल्कुल सही। ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड की तरह ही होता है, आप इसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इतना बता दो, क्या सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 तक की रीडिंग ले चुके हैं? यस सर। कोई बच्चा अगर ऐसा भी हो जो कह रहा मैं तो अभी इसी पे अटका हूं सर, रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगा भाई। कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो कह रहा है सर मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो वो रुक जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, फिर 6 से आगे लो फटाफट रीडिंग। आप देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन बड़े सिमिलर टाइप के होते हैं, सारी बातें आपको पता ही हैं, फिर भी देखो ऊपर क्या है।
देखिए मैं फोन चेक कर रहा था अभी, मेरे सामने इन 5 बच्चों ने अभी तक, ये है वो 5 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, इन 5 बच्चों ने ये बात बोली है कि 5 डेज क्लास होनी चाहिए। फिर भी कोई बच्चा अगर कह रहा है सर मैं तो रह गया, मैं भी 5 दिन कह रहा था, एक बार वो दोबारा नाम भेज दे अपना। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मैं रह गया और मैं भी 5 दिन के इनमें ही इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि इसमें नंबर 6 डेज वाले बच्चे बहुत सारे हैं, तो मैं उनको इग्नोर भी नहीं कर सकता कि मैं उनका डिसीजन पेंडिंग कर दूं। मैं, कोई स्टूडेंट ही कह रहा है सर मैं भी 5 डेज में हूं इंटरेस्टेड, मुझे भी लो। भावुक कह रहे हैं सर मैं 6 डेज में इंटरेस्टेड हूं। अबे सारांश, तू सारे पलटी मार रहा है, अभी तो तू बोल रहा था 6 ओके है। अबे मजाक कर रहे हो क्या तुम लोग? अबे अगर इसमें एक बार यहां से हटा दिया ना मैंने, तो फिर दोबारा परेशान हो जाओगे। एक बार ढंग से बताओ मेरे को, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ बात। अगर 5 डेज में हो तो मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान करूंगा अलग से। जतिन आहूजा 6 ओके है, तो जतिन का नाम यहां से हटा देता है। भावुक कह रहे हैं, अच्छा भावुक साहब भी ओके कर रहे हैं। भावुक कहाँ है? भावुक ओके है, चलो इसका नाम भी हटा देते हैं। सारांश बेटे सोच समझ के बोलिए, इमोशनल होके मत बोलिए कुछ भी, बाद में परेशान हो जाएगा। सारांश चुप, यस सर, चलो फिर सारांश ओके। अब बचे हैं इसमें 2 बच्चे बचे हैं, एक देव कौशिक बचा है और एक ध्रुव गर्ग बचा है। चलिए मैं इनसे बात करूंगा, इनसे फोन पे पर्सनली बात करके इनसे डिसीजन होगा कि 2 बच्चों के लिए मैं सारे बच्चे सफर करें, वो ठीक नहीं है। फिर भी मैं फिर भी ओपन पूछ रहा हूँ, कोई बच्चा अगर रह गया हो तो बोल दे भाई, ये ना कहे कि सर आपने तो पार्शियलिटी कर दी, हमारी सुनी नहीं आपने, क्योंकि आप ही लोगों का ग्रुप है, आप ही लोगों का डिसीजन माना जाएगा, मैं सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ। मिशन 100 लिखना जितना आसान है ना बेटा, उसको फॉलो करने में बहुत जीरो लाने पड़ते हैं पहले। देव कौशिक और ध्रुव गर्ग 2 बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि 5 डेज हो, और ढूंढने पड़ेंगे अभी इसमें, बाद में फोन आएंगे उनके। चलिए बच्चे कह रहे हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, एंड तक किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको ना आती हो। सर 6 क्वेश्चन के फर्स्ट एडजस्टमेंट समझा दो। 6 क्वेश्चन की फर्स्ट एडजस्टमेंट में सी ब्रिंग ए वन टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सीधी वही बात है कि सी जो है वो 1/8 लेकर आएगा, और आप भी जानते हैं कि वो 1/8 किसका लेकर आता है, जो आप नई फर्म की कैपिटल निकालोगे वो उसी का लेकर आएगा। और वो जो नई फर्म की कैपिटल निकालते हैं बेटा, वो कैसे निकालते हैं, वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाली कैपिटल के बेस पे ही निकलती है। तो वही चीजें अब इसने लिखना भी स्टार्ट कर दी है, जो काम आप करते हो ये उसी के ऊपर बोल रहा है, वही मीनिंग है, कोई नया मीनिंग नहीं है इसका। रिद्धि सिंगल कह रही है कि अगर एक्सेस करंट अकाउंट में किया और डेफिशिएट कैश में किया तो कैश अकाउंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा बेटा कैश अकाउंट।
कैश के ट्रांजेक्शन आते ही कैश अकाउंट बनना शुरू हो जाता है। आप बना लिया करो बेटा, क्योंकि अभी आगे चल के ना ये मुसीबत और बढ़ जाएगी। आप अभी जो क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन 8 नंबर वाले हैं, और मैंने आपको बताया था कि यही क्वेश्चन 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है, और मैंने आपको बताया था यही क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है। तो जिस दिन ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया ना, आप वो बहुत शॉर्ट तरीके से पूछेगा, इसको कंप्रेस करके पूछेगा इस क्वेश्चन को, तो इसलिए वो हमें उस टाइम काम पड़ती जरूरत पड़ती है उसकी। इसलिए मैं कुछ प्लानिंग के तरीके से ही चल रहा हूँ कि मुझे मालूम है ये क्वेश्चन डिफरेंट मार्क में जब पूछेगा तो मुझे वो आने चाहिए समझ में। चलो बच्चों, तो मैं ये सभी क्वेश्चन होमवर्क में डाल दूं, या आप कहते हैं कि सर क्लास में एक आ रहा तो करा दो कुछ, तो करा देते हैं। होमवर्क में डाल दो बच्चे, बच्चे कभी कह रहे होमवर्क में डाल दो। कुछ बच्चों की शक्लें याद आ रही है मुझे, जिनका नाम बड़ी देर से नहीं आया है, और मैं जानता हूं साले वो ऑन करके भाग गए। इनसे भी मुझे फोन पे बात करनी है, उन्हें तो मैं पक्का निकालूंगा ग्रुप से सालों को, ठीक है ना। वो टेस्ट में भी नोटंकी कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं, उनको निकालना मजबूरी है मेरी, क्योंकि वो मुझे मालूम है किसी भी हालत में कोप अप नहीं कर पाएंगे। आइए देखिए, मैं कुछ बातें करता हूं आपसे बढ़िया, देखिएगा। यस, जिनकी उम्मीद है उनके नाम नहीं आ रहे, बिल्कुल सही सोच रहा हूं, इसका मतलब इनके बारे में। डन। आइए बेटा देखिएगा, 5 मिनट अब आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या मैं आपको आज कराने आया था वो भी बताता हूं आपको। आज आप लोग समझेंगे कि जिन बच्चों ने सीबीएसई 2017 का पेपर दिया था, उनके दिल पे क्या बीती थी। आज मैं आपको उनका दर्द समझाता हूँ, एहसास दिलाता हूँ। बेचारे सब कुछ उनको आता था, सब होशियार थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड ने पहली बार उनको इतना बड़ा धोखा दिया कि जिसकी कोई हद नहीं। अब आप कहोगे सर बातें करते रहोगे आप, मैं नहीं, लिख क्वेश्चन, रियलाइज करो, लिखो बेटा बैलेंस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि आपको जल्दी से एहसास करा दूं कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई। लिखो एसेट्स, लिखो 1 लाख, क्लोज 1 लाख, ये लीजिए 1 लाख। उसके बाद लिखिए कैपिटल ए बी 30,000 40,000, जनरल रिजर्व 10,000, क्रेडिटर्स 20। पहली एडजस्टमेंट लिखिए साहब, फर्स्ट। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 की पीएसआर। सेकंड एडजस्टमेंट, सी एक नया पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000, और गुडविल लेकर आ रहा है 10,000। कैपिटल 50,000, गुडविल 10,000। ये क्वेश्चन मैं बहुत शॉर्ट बना रहा हूं ताकि मैं आपको सिर्फ ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि उनके साथ, हालांकि उनका जो क्वेश्चन था बड़ा प्रोफेशनल था, पर ठीक है, पहले शुरुआत करनी है, बात समझानी है, तो पहले समझते हैं। लिखिए एसेट्स वैल्यूड एट
assets valued at 1,50,000, assets valued at rupees 1,50,000. Fourth, new firm's capital should be in their new profit sharing ratio. मैं इस क्वेश्चन को अगर इतने पे ही खत्म कर दूं तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है? आराम से पढ़ लो। सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यानी कि 2017 का जब बोर्ड का पेपर आया था वो टफ नहीं था, उसकी एडजस्टमेंट टफ नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था? लिखिए प्रॉब्लम, पास जर्नल एंट्रीज। प्रॉब्लम ये थी, एग्जामिनर ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जर्नल एंट्री चाहिए। और साहब इस क्वेश्चन ने कहर बरपा दिया 2017 के बच्चों के साथ। तो चलिए शुक्र मनाइए कि उसमें कुछ बच्चे मेरे कहना मानने वाले भी थे, जो मैं उनको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाता था तो बड़े ध्यान से सुनते थे, पढ़ते थे। तो जो उसमें ग्रुप ए के बच्चे थे वो तो ताबड़तोड़ पेपर करके आ गए, हालांकि उनको हैबिट डाली गई थी इस चीज की। लेकिन जो बच्चे बी और सी ग्रुप के थे उन्होंने कभी मेरी सुनी नहीं। उन्होंने बोला कि 2016 तक कभी सीबीएसई में ऐसा हुआ ही नहीं कि एग्जामिनर ने जनरल एंट्री पूछी हो। पूछता है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस से गुडविल की एंट्री पूछता है, वो हमें आती है, सर को एक्स्ट्रा पढ़ाने का शौक है। अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे कहर बनकर टूटा। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखिए साहब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिए साहब, जर्नल एंट्री करेंगे पहले। दिमाग ऐसे लगाना होता है हमेशा कि एक बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें होती है। पहली गुडविल, तो पहले हम गुडविल से रिलेटेड एंट्री करेंगे। तो बैलेंस शीट में तो गुडविल है नहीं भाई, तो छोड़ो। एडजस्टमेंट में गुडविल वो पार्टनर वाली होती है, पार्टनर कैपिटल गुडविल लेकर आता है तो पहले उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, पहले उससे निपटते हैं। चलो निपटे। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, 60,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल 10,000 रुपए, 6,000 रुपए, 4,000। ठीक, गुडविल हो गई। दूसरी एंट्री हम बैलेंस शीट में किससे रिलेटेड करते हैं? दूसरा एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब एसेट्स एंड लायबिलिटी में प्रॉब्लम है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अब बच्चा ये सोच रहा है कि मेरी एसेट्स पहले 1 लाख की थी, 1,50,000 रुपए की हो गई, तो 50,000 का प्रॉफिट है। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे शायद, फिर भी किसी को नहीं समझ में आई तो मैं जरूर बताऊंगा, शायद जानते हैं कि अकाउंट से हम लेजर से जर्नल एंट्री बना लेते हैं। अब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है इसकी, यहां पे लिखना है एसेट्स और ये अमाउंट है 50,000 रुपए। रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी के लेजर में क्रेडिट में लिखना है तो जर्नल एंट्री में वो क्रेडिट होगा। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में अगर 50,000 लिखना है तो जर्नल एंट्री में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपए और डेबिट हो जाएगा यहां पर एसेट्स अकाउंट। जरा देखो बेटे ये बात, अगर कोई बच्चा कह रहे हैं नहीं सर बात समझ में नहीं आई, आपने ये एंट्री कैसे कर दी, तो मैं समझाता हूं। कोई स्टूडेंट अगर कह रहा है सर ये रीवैल्यूएशन वाली जर्नल एंट्री मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा बताया था।
सर एक बार दोबारा बता दो, दोबारा बताए थे बेटे। अगर मान लो ये रीवैल्यूएशन है, इसके क्रेडिट, अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना कि एसेट्स क्रेडिट में आएगी। रिद्धि सिद्धि बेटे ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना कि एसेट्स क्रेडिट में आएगी। यस सर। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में कुछ लिखना है तो जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा मान लो मेरी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, मेरी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई मान लो, तो ये बताओ मुझे स्टॉक की वैल्यू कहां दिखानी पड़ेगी? यहाँ डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में अगर मुझे कुछ लिखना है तो उसके लिए जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बोलो बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ ये एंट्री सब क्लियर है भाई? आगे बढ़ गए सारे बच्चे? यस सर। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ही करके आप छोड़ देते हो या प्रॉफिट और लॉस भी निकालना पड़ेगा? इतना ही छोड़ दोगे खाली एसेट दिखा के या प्रॉफिट और लॉस भी निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा। जल्दी बताओ सोच समझ के, प्रॉफिट और लॉस के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा या वो सिर्फ जर्नल एंट्री से पता चल जाएगा आपको? बताओ मेरे बेटे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा या सिर्फ, अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत छोटा बनाया है, सिर्फ एक ही एंट्री ली है ताकि मैं कंसेप्ट पे बात कर सकूं। पर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारी एसेट्स और लायबिलिटी को उसने रिवैल्यू किया था। तो बताओ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ये जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों को एग्जाम में बनाना पड़ा या बिना बनाए वो प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते थे? यस यस, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ा होगा। प्रॉफिट और लॉस आप नहीं पता लगा सकते बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। अभी मेरे इस क्वेश्चन में चलो एक ही एंट्री बेटे क्योंकि घटिया क्वेश्चन सामने खड़ा है आपके, पर उन बेचारों पे सोचो क्या बीती। वो कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय डेप्रिसिएशन, प्लांट लगा दिया, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड कर दिए, इतनी सारी एडजस्टमेंट इजी थी नो डाउट, लेकिन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बच्चे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ा वर्किंग नोट के अंदर। अब जैसे मुझे बनाना पड़ रहा है, मैं यहाँ पे बनाया वर्किंग नोट, आप सब जानते हैं इससे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 50,000 रुपए। आप सब जानते हैं ये ए और बी में बटेगा 3:2 की रेशो में। अब ये बताओ मेरे जब जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करना, ए और बी मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखे हैं। अगर मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कुछ लिखना है तो जर्नल एंट्री में मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये एंट्री बिना लेजर के कोई नहीं कर पाएगा। यानी कि 2017 का पेपर जिस टीचर ने बनाया उस टीचर पे एक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों काम डबल कर दिया आपने। काश उससे आप सिर्फ जर्नल एंट्री ही पूछ लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने उससे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि उसे लेजर और जर्नल एंट्री दोनों में टाइम लग रहा है उसका। जरा बताओ मेरे बेटे कोई डाउट? जहां तक कोई डाउट, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नो। चलो आ जाओ इधर दिमाग लगाओ। एक बैलेंस शीट के अंदर भैया तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? एक गुडविल, हैंडल कर लिया, एसेट्स और लायबिलिटी वो भी हैंडल कर ली। तीसरी चीज क्या होती है भाई? रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो रिजर्व है क्या? हाँ है, एक जनरल रिजर्व है, उसकी एंट्री करो बेटा। 10,000। साहब जनरल रिजर्व की भी एंट्री हो गई। अब ये तो बैलेंस शीट तो मैंने हैंडल कर ली, बैलेंस शीट में जो चीजें मुझे गिवन थी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन जरा इस क्वेश्चन की शक्ल देख के बताओ क्या ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है? बताओ मेरे बच्चों, क्या ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है? यस है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने अभी दिखाई हैं ये सब कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी, इनकी आपको दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है तो जब आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो उसमें बैलेंसिंग फिगर से क्या लिखोगे आप? अगर कैपिटल अकाउंट क्लोज मैच नहीं करा तो बैलेंसिंग फिगर से क्या लिखोगे मेरे बेटे? कैश। उस कैश की जर्नल एंट्री होगी, बैलेंसिंग फिगर से जो कैश निकलेगा उसकी जर्नल एंट्री होगी। अब बताओ बेटे वो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा?
जब बिना कैपिटल अकाउंट बनाए कोई बच्चा कह रहा है मैं तो कैश निकाल लूंगा सर, मैं अभी निकाल के दिखाता हूं, निकाल के दिखाए, वो निकाल के दिखाओ वो वाला कैश। बनाओ बेटा इधर कैपिटल अकाउंट, शाबाश मेरे शेरो, कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटा। अब समझ रहे होगे आज आपको 2017 में जिन बच्चों ने पेपर दिया उनसे सिंपैथी होगी। अगर 2017 का बच्चा कह रहा है मेरे अकाउंट में 95 है ना, तो उसको सैल्यूट करना तो भैया तू महान है। बेचारे फंस गए पूरी तरह से वो, और प्रैक्टिस भी नहीं कराई स्कूलों ने, कभी स्कूल वालों ने बताया भी नहीं कि ऐसा पेपर आ सकता है कभी भी उनके साथ, किसी स्कूल ने नहीं कराया साहब। जल एंट्री की इतनी प्रैक्टिस, सिर्फ जल एंट्री पूछिए। कैपिटल अकाउंट बनाइए, मैं भी आपको 2 मिनट बाद बनाऊंगा। यही बना देता हूं, वरना के बच्चे कहेंगे सर कैपिटल अकाउंट ही नहीं आया हमारे को समझ में। अब आप देखना, एक चीज मैं बोल देता हूं कि जिन चीजों को हम बैलेंस के नाम से लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरी डाउन, उसकी कभी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो बैलेंस होता है। वो बैलेंस शीट की कोई भी चीज होगी उसकी कभी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर आप यहां लिख रहे हैं तो इसकी कोई जनरल एंट्री करने की कोशिश मत करना, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसके बाद आप जो चीजें भी लिखोगे आप चेक कर लो, सब जनरल एंट्री आप उनकी ऑलरेडी कर चुके हो। देखो बेटा, जितनी भी चीजें मैंने अभी तक बैलेंस बीडी को छोड़ के जितनी भी चीजें मैंने यहां दिखाई हैं, 1 2 3 4, आप ढंग से देख लो, आप इन सबकी जनरल एंट्री कर चुके हो, और ये सारी चीजें जनरल एंट्री से ही आई, सारी चीजें जनरल एंट्री से ही आई है मेरे पास। जहां जहां मैंने ए और बी लिखा था वो समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, तो आपको यहाँ बैलेंस कैरी डाउन निकालना लगना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। और मुझे लगता नहीं कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन में एनएफसी न्यू फर्म कैपिटल 2,50,000 है, मुझे लगता नहीं कोई बच्चा पूछेगा। फिर भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि नई फर्म की कैपिटल सर 2,50,000 कहां से निकाल लिया आपने। जल्दी बताओ मुझे, न्यू पीएसआर कितनी आ रही है? मुझे न्यू पीएसआर बताओ कितनी आ रही है? ट्वेल्व इज टू 8:5, इसे बांट देते हैं उसके अंदर। 1,20,000, 80,000 और 50,000। एक बात सारे बच्चों को हाईलाइट कर रहा हूं, बैलेंस ब्रोड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन की कभी कोई एंट्री नहीं होती। दुनिया जान की कोई भी बुक पढ़ लेना, कभी इनकी कभी एंट्री नहीं मिलेगी आपको, बैलेंसिंग बैलेंस। तो ये 1,20,000, ये 80,000 और ये 50। अब इसके आगे क्या करना होता है वो आप सब जानते हैं। अब ये बनाने के बाद मुझे पता चलेगा कैश किधर आने वाला है। तो अगर मैं देखूं तो 6 इधर टोटल ज्यादा आ रहा है, 1,20,000, 1,20,000, और 1,20,000 में से माइनस करते हैं, -42 -30।
48,000 कैश आ रहा है, ये रहा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 2 मिनट इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे, 1 मिनट मैं इसको पहले समझाता हूं। पहले बताओ ये कैश आपने किसके क्रेडिट में लिखा है? ये कैश आपने किसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है? ए के। अगर ए के क्रेडिट में आपको कुछ लिखना है, अगर ए के क्रेडिट में कुछ लिखना है तो जर्नल एंट्री में ए क्रेडिट होगा। किसी भी लेजर में चले जाओ, अगर उसके डेबिट में कुछ लिखना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, अगर उसके क्रेडिट में कुछ लिखना है तो जर्नल एंट्री में उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप ए के क्रेडिट में अमाउंट लिख रहे हो तो मेरे बेटे जर्नल एंट्री के क्रेडिट में लिखो यहाँ पे 2A, और यहाँ 2A तो कैश डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 2A, और ये अमाउंट आएगा 48,000। जरा देखो बेटे किसको ये वाली जर्नल एंट्री समझ में नहीं आई? रूल वही है लेजर का जो मैंने पढ़ाया है, इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ी, कैश अकाउंट डेबिट 2A 48 ये रहा साहब लेजर। देखो मेरे बच्चे, समझना आपको है, पूछना आपको है। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट के में 50,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस आने दो, तो फर्क नहीं पड़ता उससे हमें कुछ नहीं करना है, अभी तो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। $68 12,000 पे कैश इसका। इसकी भी एंट्री ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट, मैं चाहूं तो एक साथ ही कर सकता था, कैश अकाउंट डेबिट टू बी 12,000, ये लीजिए। सानिया बेटा एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि कैश अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा है, वो बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है, ये बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन की क्या कोई जर्नल एंट्री होती है? सानिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरी डाउन की क्या कोई जर्नल एंट्री होती है? नो सर। यानी कि अगर आपका कैश अकाउंट आपने बना भी लिया और उसमें बैलेंस कैरी डाउन निकाल भी लिया, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। इस समय आपके सामने ये फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बैलेंस शीट नहीं पूछी, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी। अब बताओ क्या आपकी सिंपैथी 2017 वाले बच्चों के साथ है? और आपकी सिंपैथी और बढ़ जाएगी जब आपको यह पता चलेगा कि उस समय उनके 23 क्वेश्चन थे बोर्ड में, अब तो आपके में 32 आते हैं, उनके 23 क्वेश्चन थे, और 23 क्वेश्चन में से 15 या 16 क्वेश्चन सिर्फ जर्नल एंट्री ही पूछी थी साहब, सिर्फ जर्नल एंट्री और कुछ नहीं। एग्जामिनर ने सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी थी उससे। इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, और एक बार बोर्ड ने पैटर्न जब शुरू किया, आप यकीन मानिए नेक्स्ट 2018 में दिल्ली के हर स्कूल ने पूरे साल सिर्फ जर्नल एंट्री ही पूछी, बैलेंस शीट क्वेश्चन ही रेज नहीं किया उन्होंने। अब ये है जर्नल एंट्री का गेम जो मैं आज सिखाने आया था ना आपको, केस 2 केस 3 में जो मैं पढ़ाने आया था, वो ये क्वेश्चन पढ़ाने आया था कि बेटा ठीक है आपने रिवैल्यूएशन बना लिया, आप बड़े सुखी हो। अगर एग्जामिनर आपसे कहे ना प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, तो समझ लेना कि उसने आप पर रहम किया। प्रॉब्लम जब होगी जब वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा पास जर्नल। आप देखना कि क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में भी ऐसे मैंने आपको भेजे हैं, उसमें लिखा हुआ था पास जर्नल एंट्री, लेकिन मैंने आपको तब भी बोला नहीं बेटे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाओ, बस मैंने वो इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर वर्किंग डबल हो जाती है, हमें अकाउंट भी बनाने पड़ते हैं और उनकी बैलेंस शीट फिगर से जर्नल एंट्रीज भी करनी पड़ती है। और जो चीजें बैलेंस शीट में आती हैं, बैलेंस ब्रोट डाउन बैलेंस कट डाउन, उनकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। और अगर आप करके देखना चाहें तो इन्हीं जर्नल एंट्री के बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बैलेंस शीट भी बन जाएगी। एनी डाउट बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन? यानी कि नेक्स्ट टेस्ट लेने से पहले मैं आपको कल की क्लास में पहले जर्नल एंट्री एक्सपर्ट बना दूंगा कि भैया जर्नल एंट्री एक्सपर्ट, उसके बाद और शायद हम कल की क्लास में केस 4 भी, आप मुझे बताओ क्या आप कल केस 4 डिस्कस करूं? अगर केस 3 सबको क्लियर है तो। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर केस 3 हम निपट लेंगे, अब आप केस 4 अब स्टार्ट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे इस बात का डर है आपको कंफ्यूजन ना हो जाएगी। डन। तो एक काम करेंगे, पहले हम लोग कल केस 4 पे बात करेंगे और केस 4 पे क्वेश्चन करेंगे, फिर वेडनेसडे वाली क्लास में जर्नल एंट्री से फाइट करेंगे और थर्सडे को बैठ के तसल्ली से देंगे बढ़िया प्रोफेशनल टेस्ट।
ठीक है ना। एक प्रोफेशनल टेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे बोर्ड बनाता है वैसे बनाऊंगा, फिर मैं सॉरी जैसे प्री बोर्ड में आता है वैसे बनाऊंगा। बोर्ड तो आसान बनाता है, ठीक है, तो वो मैं उस तरह से मैं करूंगा। और जिन बच्चों का मैंने अभी तक बोला है, 2 बच्चे मुझसे फोन पे बात करें कल मॉर्निंग में, या मैं कोशिश करूंगा मैं ही कर लूँ, क्योंकि बच्चे तो आजकल बिजी बहुत है, वीआईपी बेचारे टाइम नहीं उनके पास, बहुत बिजी है बेचारे पढ़ने में। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में केस 4 के लिए। थैंक यू सो मच। और कुछ बच्चे रुक जाओ, मतलब कुछ बच्चे रुक जाओ इन द सेंस, अगर मैं दोबारा आईडी पासवर्ड भेज दूंगा जिनके पास टाइम हो, क्योंकि हमारे एक टेक्नीशियन आए हुए हैं और ये टेक्नीशियन ये कह रहे हैं कि सर बोर्ड में क्लास तो लेके ही देखनी पड़ेगी एक बार आपको। तो मैं उन्हें समझा भी रहा हूँ कि मेरे बच्चे तैयार नहीं है, तो कह रहे कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे ले लेंगे। तो टेक्नीशियन हमारे थोड़े जिद्दी है, ठीक है ना, इनके आज धुन सवार हो गई है कि बोर्ड पे क्लास लेनी है, मैंने कुछ टेक्निकल सोचा है। तो ठीक है भैया, इनकी भी सुन लेते हैं। तो मैं दोबारा आईडी पासवर्ड भेजूंगा अभी थोड़ी देर में। अगर आपके पास टाइम हो और आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आ जाना बस। मैं 5 मिनट में टेक्नीशियन आपको भी थोड़ी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है कुछ, तो उनको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और देखते हैं, और क्या पता जजमेंट अच्छी रही तो क्या पता एक्सपेरिमेंट बढ़िया हो, उस पर बोर्ड पे अच्छा लगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच। स्टॉप करो,